नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्फ गोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं आज की मेहमान कथाकार क्षमा शर्मा जी का। मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि क्षमा मैम ने हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया और गल्फ गोई में वो कहानी पाठ करने के लिए आई हैं। हिंदी में बहुत कम ऐसे रचनाकार हैं जो एक साथ बच्चों के लिए भी लिख रहे हों और वयस्कों के लिए भी लिख रहे हों। हिंदी में अमूमन जो साहित्यकार हैं वो बच्चों के लिए नहीं लिखते और इस लिहाज से बांग्ला जैसी भाषाओं की तुलना में हिंदी कमतर साबित होती है। तो क्षमा मैम जैसे लोगों का जो प्रयास है वह बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखना और फिर इसके अलावा जो जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं, बाकी साहित्यकार लिख रहे हैं, वैसे लिखना एक अलग आयाम की तरफ संकेतित करता है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं क्षमा मैम का। क्षमा मैम के 10 से अधिक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 4 उपन्यास छप चुका है और 5 विमर्शों से संबंधित किताबें प्रकाशित हुई हैं। स्त्री विमर्श की पैरोकार क्षमा शर्मा के 17 बाल उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। 14 बाल कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा 20 क्लासिक पुस्तकें जो बच्चों के लिए दुनिया भर में लिखी गई हैं, उनका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। क्षमा मैम ने गांव की बेटी नाम से एक टेलीफिल्म बनाई है, लिखा है उसे, और इनकी एक कहानी रास्ता छोड़ो डार्लिंग पर दूरदर्शन ने फिल्म बनाई है जिसकी पर्याप्त सराहना हुई है। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदी की वरिष्ठ कथाकार क्षमा शर्मा का देशज की तरफ से। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी कहानी सुनाएं। क्षमा शर्मा। वैलेंटाइन डे। हालांकि बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन दफ्तर के भीतर गर्मी थी। उस खुलेपन में शोर की एक मध्यम आवाज लगातार तैरती रहती थी। किसी चिड़िया का कमरे की दीवार पर घोंसला बना लेना, या तेज हवा का यूं ही घुसे चले आना, अथवा खिड़की खोलकर छाए काले बादलों को देख दिन में ही रात की कल्पना और झमाझम पड़ती बारिश का वो ठंडा तीखा स्पर्श, सब गए जमाने की बातें हो गई थी। इस बदलाव में जीवन के कितने सारे वर्ष छिपे हुए। वो जो गुजर गया था, कभी लौट कर नहीं आने वाला था, उसकी प्रतिध्वनियां भी इतनी दूर चली गई थी कि आसानी से सुनाई नहीं देती कि एकाएक फोन की घंटी बजी थी। पूरे फ्लोर पर लगातार फोन की घंटी बजती रहती थी, कभी तेज तेज, कभी कभी इतनी कर्कश थी। फोन रिसेप्शन से था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि कोई मिलने आ रहा है। फिर आवाज आई, मैं नकुल बोल रहा हूँ। कौन नकुल? मेरे मुंह से निकला। अरे, इस अरे में एक हताशा छिपी थी। किसी ने मुझे याद दिलाया, क्योंकि बीते हुए वर्ष मेरे दिमाग से गायब हो चुके थे। उन्हें पकड़ने के लिए समय चाहिए था। कहिए, मैंने पूछा। आप कहाँ बैठी हैं, मैं आ जाऊं? उसने कहा। नहीं, मैं ही आती। रिसेप्शन पर वो एक कोने पे खड़ा था। जीवन के कितने वर्ष बीत गए हैं, ये उसके बाल, उसकी स्थूल देह, आंखों के आसपास छाया कालापन, सब गवाही दे रहे थे। मुझे देख वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे लगा कि वहीं एक कोने में बैठकर बातचीत की जाए, लेकिन आइए, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सीढ़ियां उतरकर हम कॉफी बैंक की तरफ चले आए थे।
मैं कूपन के पैसे देने लगी तो वो बोला, रुके रुको रुको, मैं पैसे देता हूँ। नहीं, ये मेरा इलाका। फिर हम हंसे थे। तुम, वो आपसे तुम पर उतर आया था, जैसे बीती बातों को पकड़ने की कोशिश हो रही थी। कभी आप, कभी तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। उसकी बात का जवाब न देकर मैंने पूछा था, बताइए क्या काम था? क्या तुमसे मिलने सिर्फ काम से आया जा सकता है? सिर्फ एक अपनापा, फिर एक अपनापा, बार बार एक अपनापा। मैं चुपचाप कॉफी पीती रही और सोचती रही, और सचमुच में उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही। मुझे लग रहा था कि जल्द आज का काम खत्म हो और मैं घर चली जाऊं। एक हफ्ते बाद मेरे बच्चे के पेपर शुरू होने वाले थे। उसे अच्छा लगता था कि पेपर्स के दौरान मैं उसके पास। तुम क्या कर रही हो इन दिनों? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ। नहीं, बहुत कुछ करती हूँ। इट्स अमेजिंग। सब खबर रहती है मुझे। आपकी आदत नहीं गई दूसरों के बारे में खबर रखने की? क्या मिलता है इससे? मिलता तो कुछ नहीं है। कई बार बहुत कुछ हो जाता है। उसने नीम के हिलते पत्ते देखकर कहा। वहाँ एक कौवा आइसक्रीम कप मुंह में दबाए बैठा था। क्या जमाना आ गया, कौवे भी आइसक्रीम खाने लगे। कहीं किसी किताब में लिखा है कि कौवे आइसक्रीम नहीं खा सकते? वैसे भी किताब में कुछ भी लिखा हो, हमारा जीवन क्या किताबों से चलता है? जो हजारों वर्ष पहले लिखी किताबों से जीवन चलाना चाहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। मैंने खाली कॉफी कप डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं आई। और इंटेलिजेंट स्त्रियों से आपको बहुत डर लगता है। वे डराती है ना? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अधिकार को तलाशने की कोशिश जो वर्षों पहले खत्म हो चुका था, और अब एक भौंदूपन का एहसास देता। नहीं, थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंट लड़कियां तो चल जाती हैं बेवकूफ बनाने के लिए। और मैं जोर से हंसी। मेरी हंसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कहीं खोया था। वो बार बार अतीत में गोते लगाकर किसी ऐसी बात को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे मेरी उस भावुकता को जगा सके, जिसे मैंने बड़े जतन से 7 सालों में कैद कर रखा। न जाने मुझे क्या हुआ है। पिछले बहुत दिनों से लग रहा था कम से कम एक बार तुमसे मिल सकूं। इतने वर्ष हुए, लगातार सोचता रहा लेकिन हिम्मत नहीं जुटी। सोचता रहा कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा। फिर वही आप, कभी तुम कभी आप। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। सच पूछो तो लगा ही नहीं कि तुम मुझसे दूर गई हो कभी। मैंने ही तुम्हें खो दिया, जिसकी कीमत जिंदगी भर चुकाई। उसने ठंडी आह भरी। हो सकता है कि उसकी बातों में सच्चाई हो, लेकिन मुझे उसकी बातें इतनी डल और नाटक से भरी हुई लगी कि खींच होने लगी। अपनी पत्नी को बताकर आए हैं ना? वे कुछ खिसिया गया। बोला, उसे बताने की जरूरत क्या थी? झूठ सच क्या, मैंने तो उससे कुछ बोला भी नहीं। अपनी जिंदगी के लिए क्या 2 पल की मोहलत मुझे नहीं मिल सकती? सामने की सड़क पर बसें, कारें, स्कूटर, बाइक सब तेजी से भागे जा रहे थे। ये सब आगे दौड़े जा रहे थे, ये पीछे दौड़ लगा रहा था। यदि ऐसी मोहलत पत्नी आपसे मांगने लगे तो? मैं कुछ समझा नहीं। आप मुझसे मिलने आए हैं और इसे 2 पल की मोहलत बता रहे हैं, वो भी आपको बिना बताए किसी से मिलने चली जाए। और मैंने माफ किया। क्रोध में उसके नथ में कुछ फूले। कहा, जाना चाहे तो जा सकती है। कितने बेमन से कह रहे हैं ना? तो क्या खुश होकर कहूँ बीबी किसी और से मिलने चली जाए? कितना बुरा लगा। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो आपके हाथों से छूटी जा रही है, लेकिन क्या उसे पकड़ सकते हैं? क्यों ना आपकी पत्नी से एक बार मिलकर ये पूछा जाए कि आप उनसे इतने बोर क्यों हो गए हैं कि 25 साल पीछे दौड़ने की जरूरत आन पड़ी? मैंने कहा, उस कटकरी से मिलकर क्या करूँ? एक प्याला कॉफी और? मैंने पूछा। पिलवा दो। आज तो जहर भी पिलाओगी तो चलेगा। मैंने कॉफी के लिए पैसे दिए, उसके आग्रह करने पर भी नहीं लिए। मुझे ये हमेशा अपमानजनक लगता है कि कोई पुरुष मेरे ऊपर पैसे खर्च करके अपनी श्रेष्ठता साबित करे। कॉफी सिप करते हुए मैंने कहा, आपको लगता है कि आपके मुहावरे पुराने पड़ चुके? स्त्री का जहर पिलाना और आपका पी लेना और पत्नी का कटखना होना,
ऐसा क्यों लगता है कि सारे संसार की स्त्रियां आपके लिए आपकी सुविधा से जब आप चाहें बदल जाएं? आप कब बदलेंगे? तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या फ्रस्ट्रेशन है कि इतनी तलखी है? एक मामूली सी बात ही तो है कि तुमसे मिलने आ गया। उसने रुमाल निकालकर अपना चेहरा पोंछा। देखिए, काला हो गया। हाँ, अब कहोगी मेरे दिल जैसा। मैं जोर जोर से हंसने लगी। क्यों हंस रही हो? एजम्पशंस, अनुमान हमेशा सही नहीं होते। मैं तो सिर्फ प्रदूषण के बारे में कह रही थी। तो आपको अपनी पत्नी कटखनी लगती है? कटखनी क्या, नॉन एडजस्टिंग। ओह, तो उससे निजात क्यों नहीं पा लेते? सामने से मेरा एक साथी जा रहा था, मैंने उसे वेव किया। नकुल पूछते पूछते रह गया उसके बारे में। पर जैसे बस। वो अपनी उंगलियां चटकाने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, उससे निजात पालूं? क्या तुम्हारा फेमिनिज्म इसे अलाउ करता है? मेरा फेमिनिज्म तो इसे भी अलाउ नहीं करता कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और से मिलें। और अब वे दिन भी नहीं रहे कि पत्नी की बुराई करके आप किसी अन्य के मन में जगह बना लेंगे। एक ओल्ड हथियार। लेकिन क्या करोगे? पोतरे हो चुके हैं। कोई स्त्री इन पर यकीन नहीं करती। उम्मीद न थी। किस बात की? ठहरो, मैं बताती हूँ। तुम शायद ये सोच कर आए थे, मेरा तुम कहना बुरा तो नहीं लगा ना? तुम्हें लग रहा है कि मैं उन बीते हुए वर्षों की डोर थाम कर भी तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, मीरा की तरह गा रही होंगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हमेशा मीरा चाहिए, हंसी आंसू बहाती हुई, तड़पती हुई, एक कमजोर औरत जिससे जब चाहे पीछा छुड़ा लो। विवाह के वक्त तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके पिता ने तुम्हें मोटी रकम जो दी थी, वो खूबसूरत भी थी। आज वो कटखनी हो गई। जीवन की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि तुम जानते हो कि वो खूंटे से बंधी गाय तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरा मन खौल रहा था। नकुल सहदेव, मुझे सब कुछ याद आ रहा। गुजरे हुए वक्त का एक एक लम्हा। मैं भावुकता से भरी वो लड़की जिसने तुम्हारे लिए ढेरों आंसू बहाए थे, और अब तुम्हें कोई श्राप देने का मन भी नहीं करता। दरअसल श्राप से जो भी रिश्ता बनता है, वो भी अब कहाँ बचा है। मेरी आवाज में उभर आए हल्के कंपन को पकड़ा था उसने। तुम्हारे दुख को महसूस करता था, इसलिए चाहे 25 साल बाद ही सही दौड़ा हुआ चला आया तुम्हारे पास। मेरे पास, अपनी पत्नी को छोड़कर। तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी ऐसा होने दूंगी कि तुम मुझे छू भी सको? कौन छूना चाहता है तुम्हें? मैं? वो हंसा। कहना चाहते हो मुझे छूकर क्या करोगे? मुझ में अब बचा भी क्या है? तो तुम में भी क्या बचा है? आदमी हमेशा जवान बने रहते हैं और औरतें बूढ़ी हो जाती हैं। इस मिथ को तो नई खोजों ने तोड़ दिया है ना। और हाँ, जान लो, ये कोई ओ हेनरी की कहानी नहीं है जिसका अंत हमेशा चौंकाने वाला हो। लेकिन मुझे तुम में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। तुम मेरी जिंदगी के हिस्से भी थे, कभी से मैं भूल चुकी। मैं आगे बढ़ी, जानती थी किधर जाना। 25 साल के फासले को पाटने आया नकुल सहदेव वहीं खड़ा रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत आभार आपकी कहानी के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के दर्शक और श्रोता आपकी कहानी सुनेंगे और सोचेंगे इसके बारे में। आपकी कहानी हमारे समय को बेहतर बनाने की कोशिश में लिखी गई है। आपकी कहानी सुनने के बाद श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल भी आएंगे। उनके सोचने के तरीका में कुछ चीजें जुड़ेगा, और हो सकता है कि वो पहले से जो बातें सोच रहे हों उससे अतिरिक्त कुछ भिन्न देखने की आंख भी उनको मिले, उनको दृष्टि मिले, और कुछ अलग भी अपने देश काल में देख पाए। मैं आप सभी श्रोताओं दर्शकों से आग्रह करता हूं, क्षमा शर्मा की कहानी पर आप अपनी राय, अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में लिखें।
एक बार हमारी कोशिश होगी कि हम लोग मैडम से आग्रह करेंगे आपके सवालों को उनसे पूछने का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, देशज की तरफ से बहुत आभार। शुक्रिया।